हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू उमाकांत क्लासेस। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हम लाइंस और एंगल्स वाले चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं। तो उसमें हमने बेसिक कंसेप्ट कर लिया है और उसके बाद में कुछ एग्जांपल्स किए थे। उसके बाद में 6.1 एक्सरसाइज भी कर लिया है। अब 6.2 एक्सरसाइज से पहले जो एग्जाम्पल थे उनको हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप उनको देख लीजिए ताकि आपको इन कंसेप्ट को समझने में बहुत आसानी हो। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 4 दिया हुआ है। समझो एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या बोला है आपको बोला गया है कि दो लाइनें हैं और दो लाइन कौन सी हैं, PQ और RS, और दोनों लाइन कैसी हैं, आपस में पैरेलल हैं, समांतर हैं। ठीक है, तो देखो ये PQ और RS ये दोनों लाइन कैसी हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, आगे क्या बोला है, इफ़ एंगल MXQ इक्वल्स टू 135, यानी ये एंगल आपको दिया हुआ है 135 डिग्री का। एंगल M/R यानी ये एंगल आपको दिया हुआ है कितना, 40 डिग्री का। आपको फाइंड करना है एंगल XM/, यानी ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है। अब आप ध्यान से देखें, आपके पास ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होता है कि दो पैरेलल लाइंस को दो अलग अलग ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करें तो फिर उनमें कोई रिलेशन हो, ऐसा अपने पास कोई कंसेप्ट नहीं होता है। ठीक है, तो अब देखो MX और M/, ये दोनों अलग अलग ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। ठीक है, और ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो दोनों को अलग अलग ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं। इसका मतलब अभी हम इनके बारे में, इन एंगल्स के बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, हमारे पास हमने जितने भी एंगल के टाइप्स पढ़े थे उन सभी में हमने क्या देखा कि दो पैरेलल लाइन को एक ही ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करे। तो हम ऐसा कुछ करें कि उनमें से कोई एक सिचुएशन बन जाए, दो पैरेलल लाइन बन जाए और उनको एक ही ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, और कंस्ट्रक्शन क्या होगा कि एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो M से होते हुए जाए और ये PQ और RS इन दोनों की कैसी हो, पैरेलल हो। ठीक है, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की है जो ये दोनों लाइन के कैसी है, पैरेलल है और M से होते हुए जा रही है। अब इस लाइन को ड्रॉ करने से क्या फ़ायदा हुआ, देखो जैसे मान लो अगर मैं इस लाइन को नाम दे दूं A और B। अब इससे फ़ायदा ये हुआ कि अगर मैं बोल रहा हूं कि AB PQ के पैरेलल है, इट मीन्स कि ये दोनों लाइन पैरेलल हुई और MX ये लाइन कैसी हो गई, ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। और ट्रांसवर्सल लाइन हो गई तो अब ये एंगल और ऊपर वाला ये एंगल, ये दोनों कौन से हो गए, को इंटीरियर एंगल, यानी सह अंतः कोण। और को इंटीरियर एंगल का मतलब हमें पता है, इनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब 135 और ये वाला जो एंगल है, जो भी इसका नाम होगा, नाम इसमें नहीं दे रखा है, मान लो मैं इसको नाम दे देता हूँ स्मॉल a। ठीक है, तो स्मॉल a और 135 इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो अगर इन दोनों का सम 180 है, इट मीन्स ये एंगल a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 में से हम 135 को माइनस कर देंगे तो 45 डिग्री इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगर मैं इस नीचे वाले एंगल को नाम दे दूं सपोज B। ठीक है, अगर मैं इस एंगल को नाम दे दूं B, तो आप देखो यहाँ पर ये Z की शेप बन रही है, और Z की शेप बन रही मतलब ऐसे उल्टा Z बन रहा है ये वाला, और ये अगर Z की शेप बन रही है तो फिर यहाँ पर ये एंगल कौन से होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर ये एंगल 40 डिग्री का है तो एंगल B कितने का आ गया, 40 डिग्री का। हमसे पूछा था एंगल XM/, तो एंगल XM/, A और B दोनों को सम कर देंगे, एंगल XM/, आ जाएगा। ये आया हमारे पास 45 डिग्री का और ये आया 40 डिग्री का। 40 डिग्री और 45 को ऐड किया, 85 डिग्री हमारा आंसर होगा। क्लियर है, तो बस अब तक हमने जो चीज़ें देखी हैं बस उसको हमें आंसर में फ्रेम कर देना है। क्लियर है, तो आई होप की समझ में तो आ ही गया होगा। अब रही बात आंसर लिखने की, तो देखो आंसर कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो हमने क्या किया, इसमें कंस्ट्रक्शन किया, तो सबसे पहले हम लिख देंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है, कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ अ पैरेलल लाइन, ड्रॉ अ लाइन AB पैरेलल PQ एंड AB पैरेलल RS। हमने एक लाइन ड्रॉ ऐसे की जो PQ के भी पैरेलल है और RS के भी पैरेलल है। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं कि एंगल QXM प्लस एंगल XMB इक्वल्स टू 180 डिग्री। देखो QXM ये तो हमें दिया हुआ है, कितना है, QXM कहो या MXQ कहो एक ही बात होगी। ठीक है, ये कितना है, 135 डिग्री का, ये हमें दिया हुआ है। और XMB ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इनका सम कितना हुआ, 180। क्यों, क्योंकि को इंटीरियर एंगल है ये।
ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा QXM, QXM की वैल्यू कितनी दे रखी है 135 डिग्री प्लस एंगल XMB इक्वल्स टू 180 डिग्री। और अगर इसको आपने नाम दिया है एंगल ए तो XMB की जगह पर आप एंगल ए भी लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा इम्प्लाइज एंगल XMB इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, तो ये कितना आ गया 45 डिग्री, ठीक है। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद में एंगल देखो BM/, ये एंगल BM/, ये वाला एंगल और एंगल M/R, ठीक है। ये दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल BM/, इक्वल्स टू एंगल M/R। और ये क्यों इक्वल हुए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि हमने अभी अभी बोला था कि ए बी आर एस के इक्वल पैरेलल है। तो आर एस के अगर ये पैरेलल है इट मीन्स यहाँ पर ये एंगल कौन से होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। तो यहाँ से आ जाएगा एंगल BM/, इक्वल्स टू M/R हमें दिया हुआ है कितना 40 डिग्री। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हमें एंगल कौन सा फाइंड आउट करना है, एंगल XM/। तो ये हो जाएगा एंगल XM/, इक्वल्स टू एंगल देखो XM/, यानी ये पूरा जो एंगल है ये किस किस से मिलकर बना है, XMB और BM/, इन दोनों से मिलकर बना है। तो ये हो जाएगा एंगल XMB प्लस एंगल BM/, और इनकी वैल्यू रख दो। तो एंगल XM/, इक्वल्स टू एंगल XMB कितने डिग्री का है 45 डिग्री का, प्लस BM/, कितना है 40 डिग्री का। तो यहाँ से आ जाएगा एंगल XM/, इक्वल्स टू 85 डिग्री। ये इसका आंसर होगा। और ये कहाँ से लिखा, यहाँ पर आप लिख सकते हो बाय इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से हमने ये वैल्यू रखी। तो फाइनली हमारे पास आंसर आ गया कि एंगल XM/, इक्वल्स टू कितना हुआ 85 डिग्री। क्लियर है। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 4। अब चलते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 5 देखें। देखो एग्जाम्पल 5 में क्या बोला है, इफ ए ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट 2 लाइन्स। देखो आपको एक ट्रांसवर्सल लाइन दे रखी है और ये 2 लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ ए पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल, यानी करेस्पॉन्डिंग एंगल जो भी बनेंगे उनका बाइसेक्टर, ठीक है, उनके बाइसेक्टर का पेयर एंगल्स आर पैरेलल। यानी देखो ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है जो इन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, इस ट्रांसवर्सल लाइन के थ्रू यहाँ पर ये 2 क्या बन रहे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं, ठीक है। और इन दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल के बाइसेक्टर लिए गए हैं, ठीक है। और ये दोनों बाइसेक्टर, ये आपको दिया हुआ है कि ये बाइसेक्टर हैं वो कैसे हैं, पैरेलल हैं, ठीक है। और अगर ये पैरेलल हैं तो आपको प्रूफ ये करना है, प्रूव दैट दीज 2 लाइन्स आर पैरेलल, यानी आपको PQ पैरेलल RS ये प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये लाइन आपको पैरेलल दे नहीं रखी है। आपको क्या चीज़ पैरेलल दे रखी है, BE और CG, ये दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं, ये दिया हुआ है आपको, ठीक है। और प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है PQ और RS ये दोनों लाइनें हैं वो कैसी हैं, पैरेलल हैं। अब ज़रा ध्यान से देखें ऐसे कि जो आपको दिया गया है सबसे पहले हम वही लिखेंगे, ठीक है। तो इसका जब हम आंसर लिखेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन, ठीक है। आपको क्या दिया गया है, आपको दिया गया है कि BE पैरेलल टू CG, ठीक है, ये चीज़ दे रखिए। बाकी ये तो नॉर्मल है कि PQ और RS ये 2 लाइनें हैं और इनके लिए ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। ये सारी चीज़ें कॉमन है। जो मेन चीज़ है वो मेन क्या है कि ये BE और CG ये दोनों कैसे हैं, आपस में पैरेलल हैं, ठीक है। आपको प्रूफ क्या करना है, तो टू प्रूव, अब प्रूव क्या करना है आपको कि ये दोनों लाइन कैसी हैं, पैरेलल हैं। यानी आपको प्रूव करना है कि PQ पैरेलल RS, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। अब इसका प्रूफ देखें, प्रूफ देखें। आपको पता है कि BE एंगल ABQ इसका क्या है, बाइसेक्टर है, ठीक है। एंगल ABQ का बाइसेक्टर है। अब इसका मतलब हुआ कि अगर मैं एंगल ABE लेना चाहूं तो ये एंगल ABQ का कैसा होगा, हाफ होगा। ये आपको पता है भाई, बाइसेक्टर का मतलब यही होता है कि 2 बराबर भागों में डिवाइड करेगा, 2 बराबर पार्ट में डिवाइड करेगा। तो हम लिख सकते हैं सिंस BE इज एंगल बाइसेक्टर
ऑफ एंगल ABQ, देयरफॉर अब क्या लिख सकते हैं हम, देयरफॉर एंगल ABE इक्वल्स टू 1/2 ऑफ एंगल ABQ। ABE यानी ये वाला जो एंगल है वो ABQ इस पूरे एंगल का कैसा होगा, हाफ होगा। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। आप जरूरी नहीं है कि आप ये ABE एंगल लो, आप चाहो तो एंगल EBQ भी ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। आप दोनों में से कोई सा भी एक एंगल ले लो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब उसके बाद में जैसे हमने यहाँ पर देखा, सिमिलर कंडीशन यहाँ पर है कि CG बाइसेक्टर है किसका, एंगल BCS का, ठीक है। एंगल BCS का CG बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब कि एंगल BCG ये भी इस पूरे एंगल का कैसा होगा, हाफ होगा। अगर आपने यहाँ पर ऊपर वाला एंगल लिया है तो इसके करस्पॉन्डिंग में आप ये ऊपर वाला एंगल ले लो। अगर आपने यहाँ पर एंगल नीचे वाला लिया है BEBQ ये वाला एंगल लिया है, तो यहाँ पर GCS ये वाला एंगल ले लो। जो भी आपने लिया है वो करस्पॉन्डिंग एंगल ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि सिमिलरली CG इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल BCS। तो अगर ये BCS का एंगल बाइसेक्टर है तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल BCG इक्वल्स टू 1/2 ऑफ एंगल BCS। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। अब जरा ध्यान से देखो, आपको दिया क्या है, आपको दिया है कि BE और CG दोनों कैसे हैं, पैरेलल हैं। देखो ये BE और CG अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो इनके लिए ये जो लाइन है AD, वो AD लाइन कैसी हो जाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। और अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो एंगल ABE और एंगल BCG ये दोनों कैसे हो गए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए तो करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हम इनकी वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं since BE parallel to CG, therefore angle ABE equals to angle BCG। क्यों इक्वल हुए, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ से वैल्यू रख दो इनकी, BCG और ABE। देखो ABE की वैल्यू 1/2 ऑफ ABQ और BCG की वैल्यू कितनी है, 1/2 ऑफ BCS। इन दोनों की वैल्यू रख दो यहाँ से, ठीक है। तो बाई इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों की जब हम वैल्यू रखेंगे तो ABE की जगह पर मैंने रखा 1/2 ऑफ एंगल ABQ इक्वल्स टू 1/2 ऑफ एंगल BCG की जगह पर क्या है, BCG की जगह 1/2 ऑफ एंगल BCS, ठीक है। जैसे ही हमने ये वैल्यू रखी, अब देखो 1/2 से 1/2 तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, इम्प्लाइज एंगल ABQ इक्वल्स टू एंगल BCS, एंगल BCS। नीचे थोड़ा जगह कम है तो मैं ऊपर कंटिन्यू करता हूँ इसको, ठीक है। तो देखो, चलो मैं क्वेश्चन रिमूव कर देता हूँ। देखो मैंने कुछ पार्ट रिमूव किया है बस। तो देखो आपके पास आया कि एंगल ABQ इक्वल्स टू एंगल BCS। देखो एंगल ABQ कौन सा था, मैं इस डायग्राम को कंप्लीट कर रहा हूँ, ये था A, ठीक है। तो देखो ABQ ये जो पूरा एंगल है वो किसके बराबर आ गया, एंगल BCS के, BCS यानी ये एंगल और ये एंगल ये दोनों कैसे हो गए, इक्वल हो गए। और अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं इट मीन्स ये कौन से एंगल हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कब होते हैं, जब दोनों लाइन पैरेलल होती हैं, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल की डेफिनेशन से हम ये कह सकते हैं कि अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं इट मीन्स ये दोनों लाइन कैसी होंगी, PQ और RS दोनों लाइन कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये लिखा, तो हम लिख सकते हैं एंगल ABQ एंड एंगल BCS are corresponding angles and angle ABQ equals to angle BCS, therefore by converse
ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स डेफिनेशन पी क्यू पैरेलल टू आर एस। करस्पॉन्डिंग एंगल के कन्वर्स के लिए हमने क्यों बोला, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल की जो डेफिनेशन हम देते हैं तो वो क्या देते हैं कि अगर दो लाइंस को, या बोल सकते हैं दो पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है, तब जो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, दो पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तब जो करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे तो इक्वल होंगे। तो अब इसका कन्वर्स क्या हो जाएगा कि अगर दो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं तो दोनों लाइन कैसी होंगी, फिर पैरेलल होंगी। ठीक है, तो यही तो हमने यहाँ पर किया है कि ये दोनों एंगल हैं वो कैसे हैं, इक्वल हैं, और ये इतना हमें पता है कि दोनों करस्पॉन्डिंग हैं, तो इक्वल भी हैं करस्पॉन्डिंग भी हैं, इट मीन्स ये पी क्यू और आर एस ये दोनों लाइन कैसी हो गई, फिर पैरेलल हो गई। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक है, चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ चलते हैं। हाँ जी, देखिए इस चैप्टर का लास्ट एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, और इसमें क्या दिया हुआ है कि ए बी पैरेलल सी डी, यानी ये ए बी और सी डी ये दोनों लाइन आपस में कैसी हैं, पैरेलल हैं। ठीक है, उसके बाद में दिया है सी डी पैरेलल ई एफ, सी डी और ई एफ ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, पैरेलल हैं। अगर ए बी पैरेलल सी डी है, सी डी पैरेलल ई एफ है, इट मीन्स ए बी पैरेलल ई एफ भी हो गया, यानी ये तीनों की तीनों लाइन आपस में कैसी हैं, पैरेलल हैं। ठीक है, यूक्लिड ने भी यह बोला था कि अगर दो चीज़ें एक ही चीज़ के बराबर हों तो वो आपस में बराबर होती हैं। तो जो चीज़ें बराबर के लिए, यानी जो एक्सियोम्स बराबर के लिए अप्लाई हो रहा है वो पैरेलल के लिए भी अप्लाई होगा। क्लियर है, तो देखो अगर ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, उसके बाद में बोला है ऑल्सो ई ए परपेंडिकुलर ए बी। देखो ये ई ए यानी ये लाइन ए बी के परपेंडिकुलर है, इट मीन्स ये एंगल कितने का हो गया, 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, आगे बोला है एंगल बी ई एफ इक्वल्स टू 55 डिग्री, आपको ये एंगल 55 डिग्री का दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, ये तो है एक्स, ये है वाई और ये है जेड, आपको इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब जरा ध्यान से देखो, आपको दिया हुआ है कि ए बी पैरेलल सी डी और सी डी पैरेलल ई एफ, इट मीन्स हमें पता है कि ए बी पैरेलल क्या हो गया, ई एफ हो गया। अगर ये ए बी और ई एफ ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो उनके लिए ए ई जो लाइन है वो किसका काम करेगी, ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगी। और अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रही है तो एंगल सी या ई ए बी ये एंगल और एंगल ए ई एफ ये पूरा एंगल, ये दोनों कैसे हो गए, कोइंटीरियर एंगल हो गए। और कोइंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। अब 180 डिग्री में से आप ध्यान करो कि ये परपेंडिकुलर, इट मीन्स ये तो कितना हो गया, 90 डिग्री। तो ये 90 का हो गया, तो ये कंप्लीट एंगल ये कितने का होगा 90 डिग्री का। ठीक है, तो ये अगर 90 का है, अब ये 90 का जो एंगल है वो किस किस से मिलकर बन रहा है, जेड और 55 से। तो इसका मतलब जेड को निकालने के लिए मुझे 90 में से 55 को माइनस कर देना है। ठीक है, तो 35 डिग्री तो वैल्यू किसकी आ जाएगी, जेड की। उसके बाद में ऐसे ही एक्स और वाई के लिए हम क्या करेंगे, देखो ई एफ और सी डी ये दोनों लाइन कैसी हैं, ये दोनों लाइन कैसी हैं, पैरेलल हैं। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ई बी ये जो लाइन है वो इसके लिए किसका काम करेगी, ट्रांसवर्सल लाइन का। और अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो एंगल बाई और एंगल 55 ये दोनों कैसे हो गए, कोइंटीरियर हो गए। अगर ये दोनों एंगल कोइंटीरियर हैं तो इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो बाई की वैल्यू निकालने के लिए 180 में से 55 को माइनस कर देंगे, तो 180 में से 55 को माइनस करेंगे तो 125 डिग्री बाई की वैल्यू आ जाएगी। और बाई और एक्स दोनों कैसे हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, तो इन दोनों की वैल्यू आपस में कैसी होगी, इक्वल होगी। तो बाई की अगर 125 आई है तो एक्स की भी कितनी आ जाएगी, 125 डिग्री इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके आंसर को फ्रेम कैसे करें, तो चलो वो भी देख लेते हैं। देखो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आपको पता है कि ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ ये तीनों लाइन पैरेलल हैं। ठीक है, एंड ए पैरेलल टू ए बी, ए और ए बी ये दोनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल हैं। ए कहो या ई कहो एक ही बात है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं, सॉरी पैरेलल में बाई मिस्टेक बोल गया, परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, अगर ये परपेंडिकुलर है तो हम बोल सकते हैं कि एंगल ई ए बी प्लस एंगल ए ई एफ इक्वल्स टू 180 डिग्री, और ये कहाँ से आया, को इंटीरियर एंगल। क्लियर है। अब ई ए बी
ई ए बी का तो हमें पता है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ये एंगल कितने का हो गया, 90 डिग्री का। तो एंगल ई ए बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। आप चाहो तो रीजन भी लिख सकते हो, सिंस ए ई परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, तो अगर अब ये ई ए बी 90 डिग्री का आ गया तो ये वैल्यू रख दो, तो ये हो जाएगा 90 प्लस एंगल ए ई एफ इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल ए ई एफ इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, कितना आ गया, 90 डिग्री। ठीक है, ए ई एफ की वैल्यू आ गई, और हमें पता है कि ए ई एफ ये जो एंगल है वो जेड और 55 से मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जेड प्लस 55 डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री। चाहो तो यहाँ पर आप रीजन भी लिख सकते हो कि एंगल ए ई एफ इक्वल्स टू जेड प्लस 55 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा कि जेड इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री, तो कितना आ गया, 35 डिग्री। इट मीन्स जेड की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 35 डिग्री आ गई। ठीक है, अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, एक्स और वाई की। तो किसी भी एक की वैल्यू निकाल लें, दूसरा तो उसके करस्पॉन्डिंग है तो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो मान लो मैं वाई की वैल्यू निकालता हूँ, तो हम लिख सकते हैं कि नाउ सी डी पैरेलल टू ई एफ, देयरफॉर एंगल बाई प्लस 55 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। मैंने डायरेक्टली लिख दिया, चाहो तो आप एंगल बाई की जगह पर लिख सकते हो एंगल ई डी, और यहाँ पर फिर कोई आपको नाम देना पड़ेगा, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। यहाँ पर कुछ भी नाम आप दे सकते हो, अगर चाहो तो जे के एल एम एन वगैरह कुछ भी नाम आप दे सकते हो। तो एंगल ई डी और यहाँ पर जो भी नाम दोगे वो लिख सकते हो, बट उसकी ज़रूरत नहीं है, डायग्राम में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्यों हुआ, को इंटीरियर एंगल। तो यहाँ से आ जाएगा एंगल वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री, तो कितना आ गया, एंगल बाई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 125 डिग्री। ठीक है, उसके बाद में बात आती है एंगल एक्स की, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, नीचे स्पेस नहीं है। तो एंगल एक्स हम लिख सकते हैं कि एंगल, या चाहो तो ऐसे लिख लो कि ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ। वैसे तो खैर हमने पहले लिख दिया है, बट फिर भी वाई की एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं तो वापस लिख दिया। ठीक है, तो अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो हम लिख सकते हैं कि एंगल एक्स इक्वल्स टू एंगल वाई, और ये दोनों क्यों इक्वल हुए, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होने की वजह से। और वाई की वैल्यू तो हमें पता है, वाई की वैल्यू तो अभी निकाली है 125 डिग्री, तो एंगल एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया, 125 डिग्री। तो हमारे पास तीनों वैल्यू आ चुकी हैं। एक्स की वैल्यू कितनी आई, 125, वाई की वैल्यू कितनी आई, 125, और जेड की वैल्यू कितनी आई, 35। तो हम लिख सकते हैं कि हैंस एक्स इक्वल्स टू 125 डिग्री, वाई इक्वल्स टू 125 डिग्री, और जेड इक्वल्स टू कितना आया, 35 डिग्री। तो ये हमारे फाइनल आंसर होंगे। क्लियर है, तो यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल्स होते हैं कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर की लास्ट जो एक्सरसाइज है 6.2 वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।